अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आ जाए शाबाश शाबाश आ जाए। वालेकुम सर। सलाम, क्या हाल है बच्चों, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाइए क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। नफरी आ जाना, फिर स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। ये मेरी स्क्रीन नजर आ रही है इस वक्त? बच्चों स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। अच्छा ठीक हो गया, गुड। अस्सलाम वालेकुम। आगे नफरी और वालेकुम सलाम सारे। सर। अच्छा बच्चे, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्योंकि आगे हमारे पास पे टाइम भी कम है और हमने कोर्स भी कंप्लीट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। हम लोगों ने जो पढ़ा था बच्चे, दिस वाज टिल द मिड टर्म एंड दिस इज द क्लास आफ्टर द मिड टर्म। ये हम लोगों ने किया था और ये आपको मिड टर्म में एग्जाम में सवाल भी आपका आया था। बहुत सारे लोगों ने इसके पता नहीं कैलकुलेशंस के अंदर +1 को ऐड सही तरीके से नहीं किया और डॉट्स में और पॉइंट्स में, डेसिमल फिगर्स में आप लोगों के जवाब आए हैं। कुछ लोगों ने उनको आगे जाके ठीक करके बताया, कुछ लोगों ने ठीक ही नहीं किया। बहरहाल खैर,
ये कभी डेसिमल में नहीं आता, आप लोग +1 करें उसके साथ तो फिर वो सही प्रॉपर राउंड फिगर्स में आता है। इसका जवाब 2 था और 2 इंटू 2 इसकी डायमेंशन थी और फिर आगे जाकर के फिर पैरामीटर्स कितने निकलते थे, वो तकरीबन 28 थे गालिबन या 26 थे, फिर 56 इसके टोटल पैरामीटर्स थे तमाम फिल्टर्स के। ये उसका असल जवाब थे। बहरहाल फिर मैंने आपको एक और समझाया था यहाँ पे जाके लीनेट के ऊपर, तो ये डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट कन्वोल्यूशन लेयर्स यूज की हैं, उसकी डेप्थ डिफरेंट, किसी ने बहुत ज्यादा डेप्थ यूज किया है, बहुत सारे लेयर्स यूज किए हैं मिसाल के तौर पे। मतलब ये है मेरा कहने का, किसी लोगों ने बहुत कम लेयर्स यूज किए, यानी शैलो डेप्थ है उसकी, तो उसको अपने अपने नाम दिए हुए हैं उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर। मैक्स पुलिंग स्ट्राइड डिफरेंट यूज किया हुआ है, फिल्टर का साइज किसी में चंद में डिफरेंट है, किसी लेयर्स में चेंज है, किसी लेयर्स में आगे जाके वो कम है, रिड्यूस हो चुका है, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर उन्होंने उसके नाम दिए हुए हैं। इसी तरीके से यहाँ पे लीनेट है 5, इसका उन्होंने ये उसका एक आर्किटेक्चर मॉडल है जो आपके सामने मैंने दिया हुआ है, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर उसके ऊपर उसका नाम बंदे ने लिख दिया। इसी तरीके से एलेक्स नेट है, ये एक और बंदे ने मुख्तलिफ शैलो लेयर्स यूज की हैं, उसके साइज डिफरेंट यूज किए हैं, फिल्टर के जिस तरह डायमेंशन आपके सामने इस वक्त नजर आ रही हैं स्ट्राइड 4 के साथ, तो उसको नाम उसने एलेक्स नेट दे दिया। ये 2012 के अंदर उसने एक इंट्रोड्यूस किया, इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी। यहाँ पे जाकर के कुछ मैंने चीजें आपसे सवालात पूछे हैं, खैर ये तो बहुत एडवांस लेवल के हैं, तो ये बेसिकली यहाँ पे जाकर के आपकी जो कैलकुलेशंस होती हैं वो तकरीबन इतनी सादी नहीं होंगी जितनी यहाँ पे मैंने की थी, लेकिन बेसिकली जो बेस होती है जनरल वो इस लेवल पे चलती हैं आपकी कैलकुलेशंस, फिल्टर का साइज यहाँ से निकलता है। बहरहाल ये मैंने कहा था कि इसको देख लें सरसरी सा, इतने मुश्किल सवाल तो आपके नहीं आएंगे, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है और पिछले 7-8 साल में क्या हुआ दुनिया के अंदर, खासतौर पर मशीन लर्निंग में और डीप लर्निंग में। और इसके बाद फिर मैंने आपको बताना है कि ये रेसिड्यू नेटवर्क क्या चीज़ है। यहाँ पे आपके एक किस्म के स्किप कनेक्शंस यूज़ किए जाते हैं आपके, और यहाँ पे उसने बताया है कि जितनी डीपर लेयर पे वो गया और 152 लेयर्स उसने यूज़ की, वहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई। ये उसकी लेयर्स के ऊपर परफॉर्मेंस थी, एरर रेट उसका आया, कितने एक्यूरेसी उसके ऊपर आई एरर्स के साथ, और एक चार्ट सा बताया गया यहाँ पे। तो मतलब बेसिकली वो क्या कह रहा है, जितनी लेयर्स यूज की गई ज्यादा, उतना एरर रेट कम होता चला गया। और ये एक और पॉइंट ऑफ व्यू से उसने उसका एक प्लेन नेट को और साथ रेजोल्यूट नेटवर्क को उसने यूज किया हुआ है। ये इसके लेफ्ट साइड पे जो है वो एक प्लेन नेट है, यानी एक आम नेटवर्क है, और एक रेजोल्यूट नेटवर्क को यहाँ पे यूज किया गया। दोनों में फर्क क्या है वो अगली स्लाइड में आपको मैं दिखाता हूँ कि दोनों में फर्क क्या है। इसी तरीके से यहाँ पे आपका ये आपका आ गया है एक रेजोल्यूट नेटवर्क जिसको रेस्टनेट कहते हैं। ये 2015 के अंदर इंट्रोड्यूस किया था, सिर्फ हार्डली आप देख लें 5 साल मुश्किल से हुए हैं इसको आए हुए, और इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही है। जिस तरह पिछले आपको बताया 152 लेयर्स के साथ ये बहुत अच्छी, इसकी एरर रेट बहुत कम था। बेसिकली रेजोल्यूट नेटवर्क या रेस्टनेट इसको कहते हैं इसलिए क्योंकि ये स्किप कनेक्शन यूज करता है। आप ये देख लें ये जंप कर रहा है, ये 2 लेयर्स इसने आगे जंप किए हैं, फिर 2 लेयर्स आगे जंप किए हैं, यानी इन 2 लेयर्स की उसने कंप्यूटेशन नहीं की, वो आगे जा रहा है। और ये एक प्लेन नेट है, प्लेन नेट में वो सबको कंप्यूट करता जा रहा है। रेजोल्यूट नेटवर्क के अंदर क्या हो रहा है, रेस्ट नेट के अंदर वो कुछ लेयर्स को स्किप कर रहा है फिर आगे जा रहा है, कुछ लेयर्स को स्किप कर रहा है वो आगे जा रहा है। यहाँ तक डायग्राम के हिसाब से जो मैंने बोला आपको यहाँ तक समझ आई है कि स्किप कर रहा है 2 लेयर्स को, बाजू का 3 लेयर्स को स्किप करता है। और प्लेन नेट क्या होता है, वो तमाम को कंप्यूट करता है, तमाम लेयर्स को वो देखता है, कन्वॉल्व करता है, फिल्टर करता है, उसकी वैल्यूज आगे भेजता है। यहाँ तक ठीक है बच्चे, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब हम इसको देखते हैं डिटेल के अंदर कि रेजोल्यूट नेटवर्क करता क्या है, क्यों इसको कहते हैं, उसका फार्मूला क्या है। ये इसकी डिटेल है। एक प्लेन नेट है जो हम लोग यूज करेंगे कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क अपनी पाइथन की प्रैक्टिकल के अंदर, जो अगला हमारा लैब आएगा उसमें हम करेंगे, वो ये चीजें चल रही होती हैं। रेजोल्यूट नेटवर्क क्या होता है, स्किप कनेक्शन यूज करता है, जिस तरह मैंने आपको ये तीसरी बार बोल रहा हूँ स्किप कनेक्शन के बारे में। इनपुट आ रही है, उसके बाद एक लेयर पे वो आया, उसके बाद यहाँ से वो उसने कंप्यूट करके दूसरी तरफ नहीं गया बल्कि उसने स्किप किया, आगे गया, बाईपास किया। स्किप का मतलब होता है बाईपास किया, यहाँ से जाके वो आगे गया, यानी इनपुट जो है वो एक्स आ रही है, ये उसका एफ एक्स है। तो यहाँ से उसने देखा हो सकता है कि उसको दोनों यूज कर सकता है, वो यहाँ से भी आगे जा सकता है
यानी HX की प्रोडक्शन करने के लिए, आउटपुट करने के लिए, या वो यहाँ पे आइडेंटिटी कनेक्शन करेगा, स्किप यूज करेगा और फिर आगे जाकर के बाईपास करके आगे जाएगा, यहाँ पे वो वैल्यूज को लेकर आएगा, कंप्यूट करेगा। तो स्किप करता क्यों है? स्किप इसलिए करता है क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। स्किप क्यों करता है? इसलिए करता है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अब इसी को समझाने के लिए मैं पीछे जाता हूँ। यहाँ पे वो आ रहा है, एक प्लेन नेट है, ये आम नॉर्मल नेट है, जनरल। वहां पे वो जाएगा, इसको करेगा, फिर 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 इसको करते, फिर इसको तमाम की इंफॉर्मेशन आगे लेके जा रहा है, करते करते यहाँ पे आया, फिर कहीं जाके आउटपुट हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कन्वोल्यूशन लेयर्स को उसने कंप्यूट किया। इसके अंदर तकरीबन अंदाजन 11 मैक्स पूलिंग हुई होंगी। अंदाजन बात कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आपने हर मैक्स पूलिंग, हर कन्वोल्यूशन के बाद मैक्स पूलिंग करनी है। वो आप खुद आर्किटेक्चर बनाते हैं, सेट करेंगे, जो हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे इंशाल्लाह। उसमें आपको खुद समझ आ जाएगी। हो सकता है कि मैं हर 2 के बाद एक मैक्स पूलिंग कर दूं, हो सकता है मैं हर 3 के बाद एक मैक्स पूलिंग कर दूं, लेकिन बात ये करने की यहाँ पे कन्वोल्यूशन यानी जो जो कंप्यूटेशन होगी वो तमाम लेयर्स पे हो रही है। अब ये रेज़ोल्यूट नेटवर्क के अंदर क्या हो रहा है कि ये कुछ को बायपास कर रहा है। कुछ को बायपास क्यों कर रहा है? उसका फायदा क्या है कि कंप्यूटेशन कॉस्ट कम हो जाती है। खामा-खा में हर लेयर के ऊपर नहीं देखना पड़ता। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों हर लेयर के ऊपर नहीं देख रहा? यहाँ पे हर एक लेयर को देख रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं देख रहा हर एक लेयर को? क्योंकि जब डायमेंशंस एक लेयर की यानी पिछली लेयर की अगली लेयर की साथ एक जैसी होती हैं, तो वो इसको कंप्यूट करने का फायदा समझता नहीं है। वो कहता है यार जब डायमेंशन एक जैसी हैं, फिल्टर के साइज एक जैसे हैं, वेट्स एक जैसे हैं, उसकी जो फीचर्स हैं वो एक जैसे हैं, तो फिर इसको कंप्यूट नहीं करता, मैं आगे जाता हूँ। और फिर आगे जाकर के अगर इसकी अगर 3 लेयर्स भी एक जैसी हैं तो तीनों को बायपास करेगा, आगे जाएगा। और फिर चौथी पे जाएगा जिसकी डायमेंशन चेंज है, वहां से सबके वेट्स जो उसने ऑलरेडी कंप्यूट किए होंगे वो अगली में भेजेगा। वहां पे उसकी वैल्यूज आगे भेज करके उसकी ऊपर प्रोसेस करे, कंप्यूट करेगा, और फिर अगर अगली लेयर डिफरेंट है तो फिर एक एक स्टेप पे जाएगा। लेकिन अगली 3 लेयरें या 2 लेयरें या 5 लेयरें एक जैसी वेट्स की हैं तो उन 5 की 5 के वो स्किप करके आगे जाएगा, उसकी 5 की 5 के स्किप करके आगे जाएगा। इसकी मिसाल ऐसी ले लें आप, स्किप कनेक्शन की यूज करने की या रेज़ोल्यूट नेटवर्क की। मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ पेन के साथ। अगर यहाँ पे एक बंदा है वो एक पॉइंट पे है, पॉइंट 1 मैं कह देता हूँ, फिर एक और पॉइंट 2, इंफॉर्मेशन यहाँ पे हर एक जगह पे दी हुई है, फिर पॉइंट 3, फिर पॉइंट 4, ठीक है। यहाँ से एक बंदा शख्स आया, वो चलते हुए आया, ये आ रहा है शख्स चलते हुए, ठीक है, ये स्टार्टिंग है उसकी। अच्छा जी, यहाँ पे वो चलते हुए आया है और ये एक बंदा मैंने बनाने की कोशिश की, आप समझें बस बंदा ही है ये। तो ये पॉइंट नंबर 1 पे उसको एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि 12 बजे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास स्टार्ट हुई है आज। फिर पॉइंट 2 पे भी उसको यही इंफॉर्मेशन दी गई है कि 12 बजे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास स्टार्ट हुई है। फिर पॉइंट 3 पे भी उसको दी गई इंफॉर्मेशन कि 12 बजे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास स्टार्ट हुई है। फिर चौथे पॉइंट पे भी 12 बजे उसको कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास स्टार्ट हुई है। फिर पॉइंट नंबर 5 आता है जहां पे पता चला है जनाब के 12 इस वक्त जो टाइम हुआ है वो हुआ है 12:15 का, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास स्टार्ट हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आपसे सवाल ये पूछता हूँ कि ये बंदा यहाँ पे आया है तो एक पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे, तीसरे 3-4 मकामात पे वो आया है, तो चारों मकामात पे क्या आंसर सेम नहीं है कि मालूमात जो उसकी होने हैं वो सब एक जैसी नहीं है कि 12 बजे क्लास स्टार्ट हुई है एआई की? ऐसी है ना? Yes, अच्छा, तो अब बजाय इसके कि वो हर जगह पे अपना टाइम वेस्ट करे और जगह पे रुके और वहां पे जाके वो लर्निंग करे, क्यों नहीं उसको एक स्किप कनेक्शन दे दिया जाए कि वो पहली लेयर को देखे, उसके बाद जब वो अगली जाके लेयर नंबर 5 पे चला जाए, यानी पॉइंट नंबर 1 से इंफॉर्मेशन उठा करके वो फौरन पॉइंट नंबर 5 पे चला जाए। तो अब उसको क्या पता चलेगा कि 12 बजे क्लास स्टार्ट हुई और अब अगली नई इंफॉर्मेशन क्या है, 12:15 हो चुके हैं। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन उसकी आप पास आएंगी। इंफॉर्मेशन तो वैसे भी कलेक्ट करेगा, वो एक एक करके भी कर सकता है और बायपास करके भी कर सकता है। तो ये इसके फायदा क्या होगा, ये बाकी 3 लेयर्स को उसने स्किप किया, इसकी कंप्यूटेशन कॉस्ट कम हो गई। तो बेसिकली कंप्यूटेशन कॉस्ट को कम करने के लिए रेज़ोल्यूट नेटवर्क का यूज किया गया था, ताकि एक जैसी वैल्यूज हो उनको बायपास करके आगे जाया जा सके, अगली लेयर की इंफॉर्मेशन उठाई जाए, उसको कंप्यूट किया जाए। अगर उसकी लेयर की इंफॉर्मेशन पिछली की लेयर के साथ फर्क है तो अगर वो भी एक जैसी है उसको भी बायपास करेंगे। ये बात समझ आई रेज़ोल्यूट नेटवर्क की?
जिसको रेस्टनेट भी कहते हैं। यस अच्छा जी, ये उसका फार्मूला है, मैंने आपको समझा दिया किस तरह करता है। अब हम आते हैं गैन की तरफ। गैन जो है ना वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये तकरीबन तकरीबन कोई 4 साल पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। ये आपका ली कन है जो इस वक्त आपके सामने नजर आ रहा है, फ्रेंच है। नाम तो इसके चाइनीज वाले टाइप के हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा एक प्रोफेसर है, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है मशीन लर्निंग का, जिसने इसके एनहांस करने में काम किया। बेसिकली इसको तो यूज करने वाला था वो गुड फेलो है, एक बहुत यंग सा एक लड़का है, उसने इसको यूज किया। उसने गैन को इंट्रोड्यूस किया दुनिया के अंदर, फिर उसके ऊपर लोगों ने जदीद इस पे काम करने शुरू किए। मेरी जो अल्लाह सुब्हान ताला की तौफीक से जो पीएचडी की रिसर्च चल रही है इस वक्त, वो गैन के अंदर है मेरी स्पेशलाइजेशन। और ज्ञान के अंदर भी सेमी सुपरवाइज लर्निंग के अंदर है मेरी स्पेशलाइजेशन। अल्लाह सुब्हान ताला की तौफीक से मेरी जो फील्ड है, मेरी रिसर्च एरिया जो है, तो इसके ऊपर मैंने आपको कल एक क्लिप दी थी। अब मेरे इस वक्त सेशन के अंदर 20 बच्चे मेरे साथ लॉग इन हैं, मुझे मिला के 21 हैं। आप में से किस किसने उस क्लिप को देखा और सुना? सर मैंने देखा था और सुना भी है, लेकिन उसकी सर कोई ऐसा समझ नहीं आई जिससे क्लियर हो जाता। यस मैं सर, वो नहीं मैंने हो भी। रहा। ठीक है, मैंने ये सुना था सर। ठीक है। आकिल, सर आप मैंने कह रहे भी थे ये? मैंने भी सुना था सर। यस सर, मैंने भी सुना। ये सबसे पहला बच्चा कौन था जो कहता है समझ नहीं आई उसकी? मैंने सुना था वो वासे अब्दुल वासे। अच्छा, अब्दुल वासे है, ठीक है, सही है, सही होगा। चले मैं अब समझा देता हूँ आप लोगों को। वो मुझे मेरे पास बहुत सारी क्लिप्स पड़ी हुई हैं, क्योंकि अल्लाह की तौफीक से मेरी अपनी फील्ड ये है रिसर्च की, कंप्यूटर साइंस के अंदर और खासकर मेरी पीएचडी के अंदर। और ये बहुत लेटेस्ट चीज है, इसमें बहुत बड़ा देयर इज अ बिग होराइजन फॉर यू गाइस टू पुट एफर्ट इनटू इट एंड डू समथिंग इन द नियर फ्यूचर। आगे तकरीबन 5-6 साल इसके बड़े हैं, छाए हुए हैं। अब हम जो मुझे जो क्लिप्स मिली थी उसमें बहुत मुश्किल मुश्किल चीजें कुछ यूज की गई थी। ये मुझे बड़ा एक अच्छा आर्टिस्टिक टाइप की क्लिप मिली, एक कार्टूनिस्ट टाइप की क्लिप मिली, जिसके अंदर वो एक आपको डिटेक्टिव का एक रोल बताता है, जिसके अंदर एक चोर का रोल आपको बता रहा होता है। जिन लोगों ने वो क्लिप देखी है, तो आई फाउंड दिस क्लिप टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और खासतौर पे वो फार्मूला उसने बहुत अच्छे और बहुत खूबसूरत तरीके से उसने समझाया। खासतौर पे एक सीसॉ का एक उसने दिया, उसमें एक मुकाबला बताया जिसको एग्जैक्टली हम लोग एडवर्सरियल कहते हैं। अच्छा खैर, बहरहाल उस क्लिप को आप जो लोगों ने नहीं देखा वो दोबारा देख लें, उसको सुन लें, क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ द कोर्स। और मैं बहुत ज्यादा डिटेल में आप लोगों को इसके ज्ञान के फार्मूला तो नहीं स्प्लिट करके बताऊंगा, बल्कि हमें तो पीएचडी के अंदर इस पूरे फार्मूले को डिराइव करना भी हमारे लिए लाजमी होता था, इसको सीखने के लिए डिराइव करना कि किस तरह ये सर मैंने एक चीज़ पूछनी है। जी जी। सर ये एआई की अगर फील्ड में जाना हो तो इसके लिए आपकी मैथ जो है वो बहुत अच्छा होना ज़रूरी होती है, कि अगर नॉर्मल भी हो तो फिर भी आप इसमें जा सकते हैं? मैथ का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। डेरिवेटिव्स। जी बिल्कुल, मैथ का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके बहुत सारे फार्मूले में आपके मैथ चलता है। जिस तरह आपको यहाँ पे आप लॉग देख रहे हैं, log 1 माइनस लॉग जो आपका चल रहा है, डिस्क्रिमिनेटर के ऊपर खासतौर पे लॉग लगाया गया है, ये डी। तो ये आपका मैथ का आपका स्ट्रांग होना अच्छा है, ज़रूरी है। सही होगा, क्योंकि आगे जब आप कोडिंग करेंगे, कोडिंग के अंदर भी जो है आपका ये मैथ लगेगा उसके अंदर। और खासतौर पे मेरे पास अगर टाइम होगा या होता तो फिर मैं आपको जो है ना मैटलैब के अंदर आप लोगों को डेरिवेटिव्स निकालना और खासतौर पे ग्रेडियंट का निकालना, और वो एक स्क्वायर रूट के साथ निकालते हैं, तो जो आप यहाँ पे पढ़ेंगे वही चीजें आपने वहाँ पे कोडिंग में करनी है। तो जब मैथ स्ट्रांग होगी तभी आप कर पाते हैं। आई बात समझ में मेरे बच्चे? यस सर। अच्छा जी। अब ये ली कन ने जो आइडिया एक दिया, इसने फ्लोट किया, और उसने बोला कि आगे जो 10 साल है वो मशीन लर्निंग के अंदर जो ना ज्ञान ने बहुत जबरदस्त एक पार्ट अपना रोल अदा करना है। ये बेसिक आपका ज्ञान का आर्किटेक्चर है जो मैंने आप लोगों को वीडियो शेयर की थी, जो आपका सामने वो जो था कोर्स का हिस्सा जो कल मैंने आप लोगों को शेयर किया है, वो आपको बेसिकली इसके बारे में बता रहा होता है। पहले तो हम लोग ये वर्ड समझते हैं कि जनरेटर का मतलब क्या होता है, एडवर्सरियल का मतलब क्या होता है, और नेटवर्क एस क्यों कहा गया इसको।
सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाता हूँ। देखो, जनरेटिव का मतलब होता है कि कोई चीज पैदा करना, बनाना, किसी चीज को जनरेट करना, इससे ये वर्ड निकला है जनरेटिव। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद फिर वर्ड निकला है एडवर्सेरियल। एडवर्सेरियल जो वर्ड है वो उसका मतलब होता है मुकाबला करना, मुकाबला, कंपेयर करना, मुकाबला करना, compete करना, एक दूसरे के साथ रेस करना, मुकाबला करना। जो मैंने आपको वीडियो कल दिखाई है उसमें आप देख रहे हो कि आपको कहीं शक पड़ा आपको कि क्या हो रहा था। एक चोर जो था वो डिटेक्टिव को डॉज करने की कोशिश कर रहा था, और फिर डिटेक्टिव जो था वो चोर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि क्या उसकी हेरा फेरी से, उसकी उस्तादी से वो बाज आ सके। तो एग्जैक्टली यही चीज उसको कहते हैं एडवर्सेरियल। जब दो नेटवर्क्स के दरमियान मुकाबला हो रहा हो उसको एडवर्सेरियल कहते हैं। ठीक हो गया? दोनों का लफ्ज समझ आया आप लोगों को? यस सर। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। एस प्लूरल है, ये नेटवर्क्स है। एस इसका मतलब ये हुआ कि एक जो नेटवर्क है वो ये है जिसको जनरेटर कहते हैं, जो नाम यहाँ से पैदा हुआ। ठीक है? और जिसको उस वीडियो के हिसाब से अगर मैं इसको नाम दूंगा तो मैं इसको चोर का नाम दूंगा, चोर का। जो आपको वीडियो में चोर की कैरेक्टर दिखाया गया था वो बेसिकली जनरेटर का काम होता है। और दूसरा जो नेटवर्क है वो इसका डिस्क्रिमिनेटर मैं कहूंगा ये है। जो आपके वीडियो के अंदर एक थानेदार था या डिटेक्टिव था या पुलिसमैन था, जो भी आपको नाम दे दें, जो कि चोर की चोरी को पकड़ता है उसको डिस्क्रिमिनेटर कहते हैं। यहाँ तक बात समझ आई? अब जनरेटर यानी गैन्स इसकी एब्रिविएशन है, इसका एक्रोनिम जो है वो जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क बनता है। अब मैंने आपको बताया जनरेटर क्यों, क्या, किस लिए इस्तेमाल होता है, क्या काम है उसका, एडवर्सरियल का क्या क्या मकसद है, और नेटवर्क्स क्यों बोलते हैं, एस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर दो नेटवर्क्स होते हैं। एनी क्वेश्चंस टिल दिस पॉइंट? ठीक है बच्चे? सर लगता है आवाम सोई हुई है। बच्चे ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इसका बड़ा फ्यूचर है। तो आप लोग जो ना मेरे से सवाल पूछें, मुझे बहुत खुशी होगी आप मेरे से इसके ऊपर सवाल पूछें। सर एक बार रिपीट कर दें। अच्छा, ये सबसे पहली बात तो ये आप लोगों ने वो क्लिप दोबारा देखनी है। जिन्होंने देखी है उसको गौर से सुनना है, और जिन्होंने नहीं देखी है वो लाजमी इसको क्लिप को देखें। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि ये जो ना आपकी कोर्स का हिस्सा है। पहली बात तो ये है कि जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क ये नाम कहाँ से पड़ा। पहले हम देखें जनरेटिव क्यों कहते हैं इसको। जनरेटिव मतलब निकला है, वर्ड निकला है जनरेट करने से। जनरेट का मतलब ये हुआ कि कोई चीज पैदा करना। जिस तरह बिजली को पैदा करने के लिए जनरेटर यूज किया जाता है, वो बिजली पैदा करता है। इसी तरीके से यहाँ पे जनरेटर जो है ना कुछ कुछ चीज बनाता है। वो इमेज भी बना सकता है, वो वॉइस भी बना सकता है, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल भी बना सकता है, वो कुछ भी बना सकता है। फिलहाल आजकल जो जनरेटर यूज किया जाता है वो इमेजेस के अंदर यूज किया जाता है। कल को एडवांस इतनी टेक्नोलॉजी चलेगी, जिस तरह ली कन ने बोला कि 10 साल तो लाजमी ये छाया हुआ है जनरेटर गैन्स। अभी इसको पैदा हुए भी तकरीबन 4 साल से भी कम हुए हैं। जो गुड फेलो ने यूज किया था इसको, सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। तो इस वक्त तो जनरेटर जो है ना वो आपके इमेजेस को यूज करने के लिए, इमेजेस के ऊपर काम चल रहा है उसका। और आगे जाकर फ्यूचर में ये और बाकी चीजों पे भी काम आ सकता है। तो बेसिकली जनरेटर से वर्ड निकला है जनरेटिव, या किसी चीज को पैदा करना। फिर एडवर्सरियल वर्ड जो निकला है वो होता है उसका मतलब होता है compete करना, उसका मतलब होता है मुकाबला करना, रेस करना, किसी को धोखा दे करके उसको फूल करना, या दूसरा जो है वो धोखे से बचा जाए, उसके धोखे से बचे। जिस तरह हदीस में आता है इसका मफहूम बनता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान जो है ना वो किसी को धोखा देता है, ना वो धोखा बाबर खाता है। तो आपका इसमें हदीस में तो दोनों चीजें कवर हो गई। इस पूरे ज्ञान के अंदर जनरेटर भी कवर हो गया, डिस्क्रिमिनेटर भी कवर हो गया। तो एडवर्सरी का मतलब होता है बेसिकली कि आप के किसी दो चीजों के दरमियान मुकाबला, मुकाबले को एडवर्सरियल कहते हैं। कंपटीशन आ जाए, compete करना आ जाए, उसको एडवर्सरियल कहते हैं। फिर आगे वर्ड आता है एस। ये प्लूरल क्यों बोला है? क्योंकि इसके अंदर दो नेटवर्क्स हैं। एक नेटवर्क होता है वो आपका जनरेटर कहलाया जाता है, जो कि मैंने आपको क्लिप दिखाई थी, उसके अंदर वो चोर का जो रोल था वो जनरेटर अदा करता है। उसी क्लिप के अंदर जो दूसरा नेटवर्क होता है उसको डिस्क्रिमिनेटर कहते हैं, जो यहाँ पे डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा है। तो इसका रोल होता है आपका उस चोर से, उसकी चोरी से बाज आना, उसको चोर को पकड़ना, कहाँ पे चोरी हुई है, कहाँ पे गलत चीज आई है,
कहाँ पे मुझे धोखा दिया गया है। उस क्लिप के अंदर वो डिटेक्टिव का रोल था, डिस्क्रिमिनेटर। यहाँ तक बात समझ आई? यस सर। अच्छा जी। अब मैं इधर तो आप लोगों को इतना नहीं समझाऊंगा, बल्कि यहाँ पे ज्यादा समझाना पसंद करूंगा। यहाँ पे आप देख लें, एक यहाँ पे लिखा है लेटेंट रैंडम वेरिएबल। आज पता नहीं मेरे गले के साथ क्या हुआ है। अच्छा, ये बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि एक जनरेटर के अंदर से कोई चीज को जनरेट करते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि इस वक्त ज्ञान जो है वो इमेज के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है, बाद में फ्यूचर में वो किसी जगह पे जा सकता है। आप लोग रिसर्चर्स अगर बनेंगे तो आप लोग इसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में लेके जा सकते हो, ज्ञान को वॉइस पे लेके जा सकते हो, और बहुत सारी चीजों पे लेके जा सकते हो आप इसको। बहरहाल अभी तो फिलहाल इसका काम जो शुरुआत हुई थी वो इमेज के ऊपर हुई थी। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या यार होता है कि एक धुआं सा, एक साया सा, इसको एक रैंडम नॉइज दी जाती है, एक रैंडम एक वेरिएबल उसको दिया जाता है, एक मैट्रिक्स दिया जाता है, ऐसे आरजी जिसकी कोई शक्ल कुछ नहीं होती हकीकत। उसको एक धुआं सा दिया जाता है, उसको एक अक्स सा दिखाया जाता है, उसको एक नक्शा सा दिखाया जाता है, पास किया जाता है, जिसकी कोई असल हकीकत नहीं होती। उसको वो ले करके वो उसके उससे अंदर कोई चीज उसी नक्शे को कोई पैदा करता है, उसको एक शक्ल देता है, इमेज की शक्ल देना शुरू कर देता है, जो शुरू में बिल्कुल बेकार होती है, समझ से बाहर होती है। साथ ही डिस्क्रिमिनेटर जो है ना, उसको दो वैल्यू दी जा रही होती हैं। यहाँ पे वो एक एक धुएं की एक नक्शे की एक शक्ल की एक धुएं की एक शक्ल बनाता है जनरेटर, और वो आगे जाकर डिस्क्रिमिनेटर को देता है। और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटर के ऊपर दो वैल्यूज आ रही होती हैं। एक तो असल दुनिया का जो उसका डेटाबेस उसके सामने मौजूद है, यानी बिल्डिंग्स की असल तस्वीरें जो उसने खींची थी, तस्वीरें किसी ने लाके उसको दी, कार्स की, गाड़ियों की, स्काई की, बादलों की, मस्जिद की तस्वीर, वो उसको सैंपल यहाँ पे लाके दिए जाते हैं, यानी असल तस्वीर दी जाती है उसको। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटर जो फेक तस्वीर आई थी, जो एक धुएं से आई थी, जिसकी कोई शक्ल ही कोई नहीं थी, जो बिल्कुल ही बेकार था, जो समझ से बाहर था, वो और एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर जो असल दुनिया की लाइफ की, दोनों उसको दिखाई जाती हैं। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटर इन दोनों के अंदर तमीज पैदा करता है, कौन सी असल है, कौन सी गलत है, कौन सी सही है, कौन सी बुरी है, और उसके ऊपर एक लॉस फंक्शन लगाता है जो इन दोनों को ऊपर बताता है उसको कि कितनी हद तक गलत थी ये तस्वीर, कितनी हद तक ठीक थी। तो ये बेसिकली डिस्क्रिमिनेटर काम होता है। फिर बाद में इस पूरे गैन्स के अंदर जो नेटवर्क जो होता है ना, वो एक वक्त में एक ही काम करता है, या तो डिस्क्रिमिनेटर काम करेगा या जनरेटर काम करेगा, दोनों इकट्ठे काम नहीं करेंगे। या तो ये प्रोड्यूस करके वैल्यूज को देगा, फिर उसके बाद डिस्क्रिमिनेटर जो है ना यहाँ से वैल्यू लेकर के उसको जज करेगा और फिर अपने आप को रिफाइन करेगा, बेहतर करेगा। ये मैं वर्ड बड़े चुन के बोल रहा हूँ, रिफाइन करता है, ये अपने आप को बेहतर करता है। उसके बाद जो ना वो अपनी जजमेंट को पास करते हैं आगे, और फिर यहाँ पे एक बैक प्रोपेगेशन के जरिए से दोबारा लर्निंग की जा रही होती है, जो इस डायग्राम में आपको नजर नहीं आ रहा। यानी वो उसके डेरिवेटिव निकालता है, उस लॉस फंक्शन के जरिए से दोबारा से उसको यहाँ पे भेजता है। अब यहाँ पे इसकी बात खत्म हो गई, तो शुरू के स्टार्ट करने के लिए धुआं दिखाया जाता है। अब जो उसको लॉस दिखाया गया था, जनाब तुमने कहाँ पे गलती की थी, वो यहाँ पे आता है, जनरेटर को दोबारा दिया जाता है। जनरेटर अपने आप को रिफाइन करता है, जनरेटर भी अपने आप को यहाँ पे रिफाइन करता है, और जो उसको तस्वीर दी गई थी लॉस के साथ, जो उसको गलती बताई गई थी कि तुम्हारा कितना फर्क था, कितनी गलती थी इसके और इसके दरमियान, इसको दिया जाता है, तो ये अपने आप को और बेहतर बेहतर करता है। अब जो तस्वीर बना के देगा वो उससे बेहतर होगी, जो उसने पहले एक धुएं से बना के दी थी, एक स्केच से, एक आरजी, एक खाली पुलाव सा उसमें बना के दिया, तो उससे बेहतर होगा। फिर वो उसको देता है, फिर वो एक दुनिया की एग्जाम्पल लेता है, और फिर उन दोनों में से लॉस को देखता है, और फिर वो लॉस कम से कम होता जाता है, फिर वो बैक प्रोपेगेशन होती है, यहाँ से वो लर्न करता है। तो इस तरीके से वो अपने आप को और मजीद रिफाइन करता है, और ये भी अपने आप को और मजीद रिफाइन करता है कि यहाँ से जो चीज आ रही है मेरे पास, डिस्क्रिमिनेटर देख रहा होता है कि अब उसकी जो सैंपल आते जा रहे हैं वो दुनिया की सैंपल यानी असल सैंपल के करीब तरीन है। तो ये अपने आप को और मजीद रिफाइन करता है ताकि इसके धोखे से बच जाऊं, और ये अपने आप को मजीद रिफाइन करता है ताकि वो इसको धोखा देता रहूं। ठीक है, इसीलिए सारे नेटवर्क को कहते हैं एडवर्सेरियल नेटवर्क, जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क। इसकी कोशिश होती है पूरी की पूरी कि मैं डिस्क्रिमिनेटर को बेवकूफ बनाऊं, डिस्क्रिमिनेटर की पूरी कोशिश होती है कि मैं जनरेटर को उसकी बेवकूफी से बच जाऊं। तो यहाँ पे वो लॉस फंक्शन जो है वो कम से कम रिड्यूस होता रहता है, हत्ता के एट द एंड गोल क्या होता है, एंड गोल ये होता है गैन्स का कि जनरेटर बिल्कुल ऐसी तस्वीरें बना देता है जो असल में दुनिया में उसकी कभी वजूद ही कोई नहीं होता।
और वो डिस्क्रिमिनेटर को धोखा दे देता है। ये होता है बेसिकली गैन्स का कमाल। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, ये आपको असल में समझ आएगी। ये एक स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे ये डिस्क्रिमिनेटर है और यहाँ पे ये जनरेटर है। शुरू में क्या हुआ है, इसने एक एक सैंपल्स प्रोड्यूस किए और डिस्क्रिमिनेटर में एक सैंपल दिखे, फिर एक लाइन खींच दी गई। ठीक है जी, लाइन खींच दी गई। अगले में यहाँ पे जाकर ये डी जब जिक्र आया, इसका मतलब होता है कि डिस्क्रिमिनेटर का काम यहाँ पे आ गया। डिस्क्रिमिनेटर ने एक लाइन खींच दी, यहाँ पे तमीज पैदा कर दी कि जनाब ये जो थी ये फेक था, ये जनरेटर की तरफ से आया था, चोर की तरफ से आया था। मैंने जो लाइन खींची है, जो डिटेक्टिव है वो कहता है असल चीज ये है, असल चीज ये है जो ओरिजिनल इमेज को मिली थी। फिर जनरेटर क्या करता है कि वो जो लाइन उसने खींची थी उसके वो कोशिश करता है कि मैं इससे बेहतर सैंपल प्रोड्यूस करूं। जनरेटर को कोशिश करता है कि मैं ये जो लाइन जो डिस्क्रिमिनेटर ने खींची थी पिछले इसमें, मैं उससे बेहतर सैंपल प्रोड्यूस करूं। तो वो अपनी सैंपल यानी वही बैक प्रोपेगेशन से अपनी मजीद रिफाइन करता है, लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करता है लॉस फंक्शंस को यूज करते हुए, और वो उससे और अच्छी बेहतर तस्वीर प्रोड्यूस करता है। फिर डिस्क्रिमिनेटर क्या करता है, यहाँ पे देखें, डिस्क्रिमिनेटर ने ये सॉरी यहाँ पे आया, डिस्क्रिमिनेटर ने क्या किया, यहाँ पे जाकर के ये डी का काम आ गया। डिस्क्रिमिनेटर ने उसको फिर दोबारा लाइन पहले नीचे खींची थी, अब उसने डिसीजन बाउंड्री ऊपर कर दिया। अब उसने अपने आप को और मजीद रिफाइन किया, वो धोखे से और मजीद बचने की कोशिश कर रहा है और वो अपने आप को रिफाइन करने के बाद लाइन यहाँ पे खींच रहा है। अब देख रहे हैं मुकाबला कितना सख्त हो रहा है दोनों का। तो अब दोनों का फर्क, यानी ये असल है ये नकल है, फासला कम रह गया। यहाँ पे फासला ज्यादा था, यहाँ पे बहुत ज्यादा फासला था असल और नकल में। उसके बाद गैन्स ने क्या किया, उसने और मजीद अपने आप को लर्न किया और फिर और मजीद सैंपल उसने प्रोड्यूस किया और बिल्कुल वो हकीकत के करीब तरीन थे, हत्ता कि यहाँ पर डॉज कर पाया नहीं, डॉज उससे जजमेंट नहीं हो पाई और वो धोखा खा बैठा, डॉज हो गया। ठीक है जी, ये बेसिकली आपका जनरेटर का और गैन्स का काम होता है। जो दोनों आपस में compete कर रहे होते हैं, वो लकीर खींचता जाता है कि आप गलती मैं नहीं करूंगा, वो उसको लकीर से भी आगे धोखा देता है उसको, फिर वो लकीर खींचता है और ऊपर जाता है, हत्ता कि वो दोनों सैंपल्स एक जैसे प्रोड्यूस कर लेता है गैन्स, और जो असल दुनिया से आ रही होती है उसको मतलब एक गैन्स बेसिकली आपको रियलिस्टिक, बहुत हाई डायमेंशन पे रियलिस्टिक किस्म की पिक्चर्स बना के देता है जो असल में वजूद ही नहीं होती दुनिया के अंदर। ठीक है, इसका बहुत सारे एप्लीकेशंस में काम आ रहा होता है। मेरी जो फील्ड है वो अल्लाह सुब्हान ताला की तौफीक से ऑटोनोमस व्हीकल्स की है, रोबोटिक्स है जिसके अंदर ड्रोन्स हैं। एनवायरनमेंट में वो किस तरह लर्न करेंगे, अगर वो गाड़ी है तो उसके अंदर वो कच्चे की रोड उसको, या पक्की रोड, या एक स्ट्रक्चर रोड जिसके ऊपर प्रॉपर लाइनें बिछी होंगी, या डबल रोड, या 3 लेनों की रोड, इसकी पिक्चर्स मजीद किस तरह बनाई जा सकें ताकि ट्रेनिंग पर्पस के हिसाब से सेमी सुपरवाइज लर्निंग के अंदर इसको डाटा बहुत अच्छा मिलता है। इसलिए मैं गैन्स को यूज कर रहा हूँ अपनी पीएचडी रिसर्च अल्लाह की तौफीक से। यहाँ तक बच्चे समझ आया? मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी क्यों क्या यूज होती है, किस लिए। मेडिकल इमेज के अंदर बहुत ज्यादा काम चल रहा है इसका। आप लोगों को बेसिकली फैशन डिजाइनिंग के अंदर गैन्स का बहुत ज्यादा काम चल रहा है इसका। उसकी तस्वीरें कुछ आपको मैं दिखाऊंगा, आगे जाकर नजर आएंगे आपको। यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ आया गैन्स का क्या होता है? यस सर। ठीक है जी, कोई Yes. सवाल हो तो पूछ लो। अच्छा जी, ये देख रहे हैं आप तस्वीरें, कुछ ओरिजिनल तस्वीर दिखाई गई है, एक बच्ची है उसने हाथ में कुछ चीजें पकड़ी हुई हैं। फिर ऐसा और गैन से देख रहे हैं कितनी खूबसूरत तस्वीर उसने उसकी बनाई है। ये बेसिकली एक धुएं से उसने जो ओरिजिनल तस्वीर थी उसको एक उसने बना के दिखाई है, कोई फर्क इसमें हार्डली कोई है। फिर ये ऐसा रेस्ट रेजोल्यूट नेटवर्क से ये तस्वीर बनाई गई है। फिर ये बाई क्यूब एक और एक नेटवर्क उसने यूज किया, उससे बनाया गया। लेकिन आप देखें गैन्स की कितनी खूबसूरत तस्वीर आई यहाँ से। ये इनकोडर डिकोडर के भी बहुत सारे काम होते हैं, वो भी इस तरह काम करते हैं, गैन्स की तरह काम करते हैं। तो मैंने आपको मिड टर्म में सवाल भी पूछा था। बेसिकली आप इन दोनों को देख लें कितना फर्क, कितना करीब तरीन है एक दूसरे के। ये असल तस्वीर थी, ये वो धुएं से रैंडम वेरिएबल से ये दिखाया गया था। इसी तरीके से गैन्स जो ना एक और काम के लिए काम आता है जिसको इमेज इन पेंटिंग कहते हैं, जहाँ पे कोई चीज खराब हो या मिसिंग हो। ये बेसिकली इनपुट इमेज था जो दिया गया था गैन्स को,
एक तस्वीर थी, गालिबन ये एक बहुत मिस्टर यूनिवर्स भी रह चुके हैं आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, उनकी तस्वीर है। ये ऐसी तस्वीर थी इसके अंदर उनकी आंखें, उनकी नाक और कुछ हद तक उनके मुंह का हिस्सा गायब था। तो गैंज ने जब इसको तस्वीर दी गई थी तो उसने एक रैंडम वेरिएबल से, एक सैंपल से उसने उसको बेहतर करते 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 रिफाइन करते करते जो आउटपुट एंड पे जो रिजल्ट दिया वो उसने एग्जैक्टली उसकी तस्वीर, उसको आंखें, उसकी नाक बना के दिखा दी और मुख्तलिफ तस्वीरों के साथ देख देख करके। ये बेसिकली तस्वीर असल तस्वीर नहीं है, ये नकल तस्वीर है। जो असल तस्वीर थी वो ये थी जो फटी हुई थी। इस प्रोसेस को कहते हैं इमेज इन पेंटिंग। तो गैंस का जो काम होता है वो इमेज इन पेंटिंग में भी बहुत सारा चल रहा होता है आजकल। ये बात क्लियर है? ठीक है बच्चे, मैं आगे चलूं? यस सर। अच्छा जी, यहाँ पे चलते हैं। ये इमेज टू इमेज ट्रांसलेशन कहते हैं, ये भी गैंस इसमें बहुत काम कर रहा है। विंटर की तस्वीर दिखाई गई, उसको ऑटम में कन्वर्ट कर दिया। ऑटम की तस्वीर दिखाई है, उसको विंटर में कन्वर्ट कर दिया। एक पेंट की तस्वीर दिखाई गई है, उसको असल में रियलिस्टिक तस्वीर में डाल दिया। या एक पेंट की तस्वीर दिखाई गई थी, या सॉरी रियलिस्टिक तस्वीर दिखाई थी, उसकी पेंटिंग करके दिखा दी। इसमें भी काम इसके चल रहे होते हैं। जिराफ था, जेबरा था, जेबरा को उसने उसका वो उसका उसकी वो जो लाइनें होती हैं वो खत्म करके उसको एक खच्चर की शक्ल दे दी, या एक जिराफ को एक घोड़े की शक्ल दे दी, या घोड़े को जिराफ की शक्ल दे दी। इसको कहते हैं इमेज, यानी इमेज टू इमेज ट्रांसलेशन कहते हैं। यानी एक मर्द ने कपड़े पहने हुए थे, उसको लड़कियों के कपड़े पहनवा दिए मर्द को, या लड़कियों को मर्दों के कपड़े पहना दिए। या एक ऐसा मॉडल खड़ा था जो सामने था, उसने एक बैग पकड़ा हुआ था और उस बैग के असल रंग तो नहीं थे, सिर्फ दो ही मौजूद थे उस बैग के। या जो एक पर्स पकड़ा हुआ था एक औरत ने, तो उस पर्स का सिर्फ एक ब्लैक कलर मौजूद था, एक व्हाइट कलर मौजूद था। गैंस क्या करेगा, वही लड़की होगी, उसके हाथ में उसके तकरीबन कोई 10,000 शेड उस पर्स के बना के दिखा देगा, रियलिस्टिक, हाई रियलिस्टिक पिक्चर्स के साथ। मैं एक कॉन्फ्रेंस देख रहा था गुड फेलो का, जिसने गैंस को इंट्रोड्यूस किया। उसने तकरीबन 8 तस्वीरें दिखाई उस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और उसने पूरी हॉल से पूछा, कहता है इस 8 तस्वीरों के अंदर सबसे आप क्या समझते हैं कि असल तस्वीर कौन सी है? तो असल तस्वीरें उसके अंदर सिर्फ 4 थी, और उसने बोला 4 तस्वीरें असल है, 4 तस्वीरें फेक हैं जो गैंस ने बनाई हैं। तो अब वो खुद जिसने गैंस बनाया है, वो खुद भी उस तस्वीरों के अंदर ये जज नहीं कर पाया एंड पे कि कौन सी तस्वीरें असल है, कौन सी तस्वीरें फेक हैं, और पूरा हॉल उसकी इस बात पे हंस रहा था। यानी इतनी हाई फाई रियलिस्टिक तस्वीरें बना के दिखाते। तो आजकल तो मुश्किल कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कोई सवाल आपसे, ये तो एक किस्म का एडवांस इतनी लेवल जा चुका है कि आप किसी एक इंसान की तस्वीर वो हकीकत में ना हो, किसी और के साथ चिपका के दिखा दें, या उसकी जनरेट ज्ञान से जनरेट करके दिखा दें कि इस बंदे ने ये देखें ये क्या कर रहा था, स्विमिंग पूल में उसको स्विमिंग करते हुए दिखा दें। तो वो बेचारा कसमें आपसे खाएगा कि मैंने तो नहीं किया ये काम, और आपका गैंस जो है ना उसने करके दिखा दिया, और बेसिकली वो नहीं किया होगा उसने वो काम, और आपने उसको स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते दिखा दिया। एक रमजान के अंदर एक बंदे को कह दीजिए ये पानी पी रहा था, वो बेचारा पानी ना पी रहा हो, और उसकी आपने तस्वीर ऐसे रियलिस्टिक करके दिखा दी। इसको हम लोग कंडीशनल ज्ञान कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं बच्चों कंडीशनल ज्ञान, जिसके अंदर हमें कंडीशन देते हैं। अब मैं उसको एक तस्वीर दूं, मैं कहूँ ऑल स्माइलिंग फेसेस, तो एक बंदा होगा जिसकी असल तस्वीर मैंने दी होगी, लेकिन मैं उसको एक कंडीशन लगा दूंगा गैंस के अंदर। ये एक नई चीज गैंस में आई है, लोगों ने इजाद की है, अंदर डाली है। वो रैंडम नॉइज के साथ यहाँ पे कंडीशन दे देते हैं, इस तरफ यहाँ पे कंडीशन दे देते हैं, यहाँ पे जिसको हम लोग अमूमन जेड कहते हैं, जेड। तो यहाँ पे एक रैंडम नॉइज के साथ कंडीशन भी आ जाती है कि जनाब तस्वीर बनाओ, लेकिन ऐसी बनाओ कि जो स्माइलिंग फेस हो। तो वो बेसिकली एक सैड फेस होगा एक शख्स का जो असल तस्वीर दी गई होगी यहाँ से, लेकिन वो उसको स्माइलिंग करके दिखा देगा। इतनी जबरदस्त बैक प्रोपेगेशन से लर्निंग करेगा कि तकरीबन 1,000 या 10,000 आइट्रेशन के बाद, एपॉक्स के बाद, वो उस बंदे की स्माइलिंग फेसेस दिखाना शुरू कर देगा। इसको कंडीशनल ज्ञान कहते हैं। सन ग्लासेस पहना के इसको दिखा दी, इसको कंडीशनल ज्ञान कहते हैं। ये बात समझ आई बच्चों आप लोगों को ज्ञान के ऊपर कि क्या होता है, इमेज इन पेंटिंग क्या होती है, और ट्रांसलेशन क्या होती है, कंडीशन ज्ञान क्या होता है? ये इस वक्त मेरे जहन में आया। मैं देखूंगा पता नहीं स्लाइड्स मेरे पास मौजूद हैं कि नहीं, कुछ स्लाइड्स में मैं डाल भी दूंगा कंडीशन ज्ञान की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चे, ज्ञान के ऊपर कोई सवाल हो इस टॉपिक के ऊपर और रेजिडेंट नेटवर्क के ऊपर तो मेरे से पूछ लो, ताकि मैं फिर आगे चलूँ, अगला टॉपिक स्टार्ट सर जी
सर ये जो आजकल जिस तरह फोटोग्रामेट्री कह रहा हूँ सर, जिस तरह वो आजकल एक डीप फेक के नाम से एक चीज बड़ी मशहूर हुई है सर, हाँ, वैसी प्रिंसिपल पे काम करती है? ये वो तो उसके हाई फाई रिजल्ट शायद ना हो जितने आपके गैंस के रिजल्ट्स हैं। गैंस तो बिल्कुल इंसान को धोखा दे देते हैं, और बहुत सारी एप्लीकेशंस में ये 10,000 पिक्चर्स असर होंगी। डीप लर्निंग में गैंस का बहुत ज्यादा ताल्लुक होता है, क्योंकि डीप लर्निंग जो है ना वो डाटा हंगरी होता है। जितनी ज्यादा उसको पिक्चर्स मिलेंगी उतनी ज्यादा वो अपनी